अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है ये बेसिकली हम वीक 7 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि कोड रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग। इन सबको हम कवर करेंगे। हमने अभी तक जो है पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। कोड रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। 6 ऑब्जेक्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई किया था, कुछ साइड क्रॉस इन्होंने, ठीक है। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव व्यू, रिकवरिंग लॉस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, की 6 की स्टेप्स होते हैं इन रिवर्स इंजीनियरिंग आई ट्रिपल स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। अब वो क्या है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये है कि भाई आपके पास जो है ना चिकोफ्स्की और क्रॉस टू ने के मुताबिक जो था ना रिवर्स इंजीनियरिंग के मतलब कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव था कि जनरेटिव ऑल्टरनेटिव व्यूज, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर के ना मुख्तलिफ मतलब के नजरियात जो होते हैं ना उनको बनाना, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास रिकवरिंग लॉस इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कि भाई खोई हुई इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना, ठीक है। सिंथेसाइजिंग हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स को क्रिएट करना। डिटेक्टिंग साइड इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट को डिटेक्ट करना। और कॉपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या करना, हैंडल करना। अब 6 स्टेप्स हैं आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग के, जो कि डॉक्यूमेंट किया था आई ट्रिपल ई के अंदर, ठीक है। आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड जो है, आरटीपी स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के किसी के मुताबिक जो है रिवर्स इंजीनियरिंग के मतलब 6 की स्टेप्स हैं ये आपके पास, ठीक है। सबसे पहले जो है पार्टीशन सोर्स कोड इनटू यूनिट्स, मतलब कि सोर्स कोड को यूनिट में पार्टीशन करना। अब वो कैसे होगा कि सोर्स कोड को बेसिकली जो है आप क्या करते हो, सोर्स कोड को छोटे छोटे जो है ना यूनिट में आप क्या करते हो, डिवाइड करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये है कि क्रिएट द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमेटिक्स ऑफ द यूनिट्स आइडेंटिफाइड बिफोर, मतलब ये है कि यूनिट की मीनिंग्स और फंक्शनल यूनिट आइडेंटिफाई करना, मतलब कि हर यूनिट का एक मतलब समझना और फंक्शनल यूनिट जो है आइडेंटिफाई करना। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट ये है आपके पास क्रिएट द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। डिस्क्राइब द कनेक्टेड यूनिट, डिस्क्राइब द सिस्टम एप्लीकेशन, क्रिएट एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। मतलब इसको अगर पूरा मैं एक साथ समझा दूं कि अब तुमने क्या करना है, कितना समझ में आ गया। उसके बाद हर यूनिट के ना इनपुट और आउटपुट जो है ना स्कीमेटिक्स बनाना। उसके बाद जो जो यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट है उनको मतलब क्या करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। उसके बाद आपने सिस्टम्स के जो एप्लीकेशन को बेसिकली क्या करना, डिस्क्राइब करना। सिस्टम के एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, सिस्टम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास जो एनालिसिस टाइप आ जाती है। दो टाइप की एनालिसिस होती है, एक लोकल एनालिसिस होती है, एक ग्लोबल एनालिसिस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 स्टेज जो होता है ऑफ द 6 स्टेज इन्वॉल्व होता है आपके पास लोकल एनालिसिस के ऊपर, और उसके बाद द रेस्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ग्लोबल एनालिसिस के ऊपर। 3 स्टेप जो है 6 स्टेप में से, मतलब ये 3 स्टेप जो है ना वो लोकल एनालिसिस और रेस्ट जो होता है। मतलब कि इतनी छोटी सी बात है, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। छोटी सी बात ये है कि ये जो आपके पास ये 3 स्टेप्स हैं ये लोकल है, लोकल एनालिसिस, ठीक है। और बाकी सारे जो आपके पास स्टेप्स हैं वो आपके पास ग्लोबल एनालिसिस है। बस ये समझना है आपने इसके अंदर, ठीक है। अब ये समझ लो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि लोकल एनालिसिस होते क्या है, पहले सर बता देते हैं। देखो लोकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पहले जो आपके पास, ये तो मैं तुमने बता दिया कि पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो आपके पास क्या है, एनालिसिस से रिलेटेड है। अब एनालिसिस से रिलेटेड का मतलब क्या चीज़ है कि जो स्पेसिफिक जो है ना यूनिट को डिटेल में दिखाते हैं। और ग्लोबल का मतलब क्या है कि बाकी के जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या है, ग्लोबल एनालिसिस है। मतलब कि जो पूरे सिस्टम की जो है ना ओवरव्यू को कवर करते हैं। मतलब कि कनेक्ट कर दिया आपने, सिस्टम एप्लीकेशन डिस्क्राइब कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब बेसिकली आपके पास है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द सोर्स कोड एंड डिसाइड वेदर टू रिटेन और चेंज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि भाई सोर्स कोड को फिर से बेसिकली जो है वो अरेंज करना या फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, और ये डिसाइड करना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने रिटेन करना है या फिर चेंज करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रीस्ट्रक्चरिंग इज अ फॉर्म ऑफ परफेक्टिव मेंटेनेंस दैट मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम सोर्स कोड। मतलब इधर क्या है कि भाई ये बेसिकली ना एक तरह की परफेक्टिव मेंटेनेंस है। हमने परफेक्टिव मेंटेनेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, या इंप्रूवमेंट ये सब कर रही होती है, हमने अपने वीक 5 के अंदर पढ़ा था ये, ठीक है। ये परफेक्टिव मेंटेनेंस है जो बेसिकली प्रोग्राम के सोर्स कोड को क्या करती है, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई मतलब इंप्रूवमेंट लेकर आती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है। उसके बाद जो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज टू एलिमिनेट और रीस्ट्रक्चर द सोर्स कोड पार्ट दैट मे कॉज प्रॉब्लम इशू। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद क्या होता है कि भाई सोर्स कोड पार्ट को क्या करना, अनसोर्स कोड पार्ट को जो है ना वो एलिमिनेट करना, या फिर उसको जो है ना रीस्ट्रक्चर करना जो बेसिकली परफॉर्मेंस इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस रिमूविंग ऑब्सलीट कोड और सिस्टम पार्ट इज ऑल्सो अ एसेंशियल प्रोसेस। मतलब ये होता है
कि कोई पुराने या ऑब्सोलीट कोड या फिर सिस्टम पार्ट्स को भी जो रिमूव करना वो रीस्ट्रक्चरिंग का एक अहम हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग, सही है, द पार्ट ऑफ द सोर्स कोड देन ऑफन कॉज एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज और अपडेटेड। मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए ना वो पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड जो बेसिकली एरर कॉज कर रहा है उसको बेसिकली चेंज या अपडेट किया जाता है। और अपडेटेड सिस्टम्स में आपके पास क्या है कि भाई इन द रीस्ट्रक्चरिंग एलिमिनेट, हम ओल्डर वर्जन्स को एलिमिनेट करते हैं और सर्टेन पार्ट ऑफ द सिस्टम लाइक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशंस सो दैट सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म। मतलब यहाँ पे ये होता है, इधर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई सिस्टम इस रीस्ट्रक्चरिंग में ना आप ओल्डर वर्जन जो होते हैं, ओल्डर वर्जन आपके पास सर्टन पार्ट के, जैसे कि भाई प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बेसिकली क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। क्यों? ताकि सॉफ्टवेयर अप टू डेट और बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, परफॉर्मेंस इशू और ऑब्सोलीट कोड को क्या करना, रिमूव करना। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है, पुराने वर्जन को रिप्लेस करना ताकि सॉफ्टवेयर लेटेस्ट और बेटर परफॉर्म करे। सही है। अब आपके पास दिस इज द लास्ट वन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है वीक 7 का। इसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बेसिकली सेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, बट इट इज कैरिड आउट आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग इन री इंजीनियरिंग। मतलब कि भाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एक तरीके से समझ लो कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सिस्टम, प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को बेसिकली स्क्रैच से डिजाइन और क्रिएट किया जाता है। मतलब कि शुरू से आप डिजाइन करते हो उसको। ये बेसिकली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग के जो है ना बाद री इंजीनियरिंग में यूज होती है। ठीक है। अब forward engineering is the traditional process of designing and creating a system products or software from scratch. In this approach, designers and developers start with requirements and process to create a system using standard development. मतलब अब क्या है कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि इस इसकी अप्रोच क्या होती है कि इस अप्रोच में जो डिजाइनर्स और डेवलपर की जो और डेवलपर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है, वो मतलब कि रिक्वायरमेंट से बेसिकली आप शुरू करते हैं और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो होती है ना वो यूज़ करके सिस्टम क्रिएट करते हैं आप। सही है, ये इस तरीके से होता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये प्रोसेस होते हैं कि भाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का पूरा यूज होता है जिसको आप एसडीएलसी कहते हो। एसडीएलसी का कॉन्सेप्ट, एसडीएलसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में क्या होता है कि इसमें रिक्वायरमेंट लिया जाता है, रिक्वायरमेंट के बाद आप प्रॉपर जो है एनालाइज करते हो, डिजाइन करते हो, डिजाइन करने के बाद आप फिर उसकी जो है प्रॉपर कोई भी प्रोडक्ट की आप जो है टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग के बाद जो है आप कोई मतलब कि जो है फीडबैक होता है या फिर कोई मतलब कि इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करते हो। ठीक है, इसी तरीके से कि को ना मतलब एसडीएलसी को शामिल किया जाता है। क्यों? जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को क्या करे, रिक्रिएट किया जा सके। रिक्रिएट करने का भी रिक्वायरमेंट करेगा, एनालाइज करेगा, डिजाइन करेगा, कोडिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा। ठीक है। अब उसी तरीके से एंडिंग में आपके पास कुछ इसी तरीके से कि भाई आपने न्यू नीड फुलफिलमेंट आपने करनी होती है। मतलब कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर आप नए यूजर जो होते हैं, नए यूजर नीड को जो है ना री इंजीनियरिंग के जरिए फुलफिल करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो समरी के हिसाब से अगर मैं तुम्हें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के बारे में बताऊं कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या होता है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो बेसिकली सिस्टम्स को क्या करता है, स्क्रैच से क्रिएट करने के लिए जो है यूज होता है। मतलब आप शुरू से बना रहे होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मगर ऐसा नहीं होता। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद जो होती है ना, हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट से शुरू होता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस बेसिकली जो यूज होती हैं। एसडीएलसी का यूज क्यों होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एसडीएलसी जो है ना उसका यूज करके हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है को मतलब कि रिक्रिएट किया जाता है और नए यूजर जो है ना उसमें बेसिकली फुलफिल किया जाता है। ये बेसिकली हमारा यहाँ पर जो है एंड था वीक 7, और उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होगा, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।